हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज और पिछले क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट एज ए रिसोर्स, डिफॉरेस्टेशन और उसके काउज एंड कंसिक्वेंसेस, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करा दिए थे। बचे हुए लास्ट के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक है? इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इफेक्ट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स, और लास्ट का टॉपिक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो आई होप आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, उससे आपको सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे माइनिंग भी हो, टिम्बर का एक्सट्रैक्शन भी हो, डैम का कंस्ट्रक्शन भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ को कवर करने के लिए हमें फॉरेस्ट रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, है ना, क्योंकि मिनरल्स उसी एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। ठीक है, ट्री की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि डेवलप हो और कुछ लोग चाहते हैं कि कंजर्वेशन हो। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट रिच मिनरल रिसोर्स एरिया। मैंने अभी बताया ना कि रिच मिनरल रिसोर्स जिस एरिया में प्रेजेंट है वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, अगर हमें मिनरल एक्सट्रैक्ट करने हैं तो हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया। उसके बाद ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। क्या है ये कि जितने भी मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया है, पहले में क्या देखें, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है और फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी डोमिनेट करेंगे। तो वही है, जैसे आप छोटा नागपुर प्लेट्यू का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट कवर भी मैक्सिमम है और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया भी है और मिनरल्स भी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्राइबल नहीं चाहते कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो और मिनरल एक्सट्रैक्ट करने हैं तो क्या होगा, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो इस तरीके से माइनिंग और डैम बिल्डिंग का इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, फॉरेस्ट पे, बायोडाइवर्सिटी पे और लोगों के लाइफ में। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट एक सेपरेट टॉपिक में दिया गया है, इफेक्ट ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स। अब ट्राइबल नहीं चाहते कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो। क्यों ऐसा चाहते हैं? देखो मेनली जो ट्राइबल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, पुअर होते हैं। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उनके प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ट्राइबल्स उतने मॉडर्न नहीं हो सके हैं। ठीक है, और वो मेनली जो डिपेंड होते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, अपने डेली लिविंग के लिए, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोडक्ट के वजह से ही वो क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल कर पाते हैं, अपने डेली लाइफ के नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगे इस एरिया में, जैसे कि डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, मिनरल इंडस्ट्रीज़ को लगाना हुआ, तो ये सारे चीज़ क्या करेंगे, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ पे जितने भी ट्राइबल पीपल उस लैंड पे रह रहे हैं वहाँ से उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, और उसे इसके बदले में मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है। क्या ये मॉनेटरी कंपनसेशन उनके डेली लाइफ के नीड्स को पूरा कर सकते हैं? क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि ट्राइबल्स जो है वो मेनली डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, है ना। जितने भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं वो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे तरह तरह की चीज़ों को बना के बेचते हैं, अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल करते हैं और इस तरीके से अपने डेली लाइफ के नीड्स को पूरा करते हैं। तो मॉनेटरी कंपनसेशन उनके लिए सही नहीं है। तो इसलिए ये मॉनेटरी कंपनसेशन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं लाएगा। उनका जो मेन अटैचमेंट है वो किससे है, वो फॉरेस्ट से है। उनका लैंड वहाँ है, उनका घर वहाँ है। अगर वही नहीं रहा तो क्या होगा इस मॉनेटरी कंपनसेशन का? तो इस तरीके से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। देखो इसमें क्या हुआ, इस तरीके से प्रॉब्लम हुई तो हमारे गवर्नमेंट को भी पता चला कि ट्राइबल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या कहा गया है हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड वेस्ट द फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन इन फॉरेस्ट लैंड इन फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हु हैव बीन रिसाइडिंग इन सच फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस बट whose right could not be recorded, to provide for a framework for recording the forest right so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect
ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहाँ के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में रह रहे हैं बहुत सालों से, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा फॉरेस्ट राइट के लिए, ठीक है, और इस तरीके के राइट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या क्या राइट है? जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और एक सस्टेनेबल यूज करना है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, और इनके साथ साथ उसे अच्छा खासा लिवलीहुड देना है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, रहने के लिए क्या चाहिए, घर और खाना, ठीक है। तो ये सरकार कह रही है कि ये चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड में, ठीक है। तो ये सारे इस एक्ट में कवर किए गए हैं। आप एक बार बुक से पढ़ लेना, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब हम किस तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंजर्वेशन जो होता है वो है इंक्रीज इन एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन। अब हमें पता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांटेशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्स एंड प्रमोटिंग द सब्सटीट्यूट्स। जैसे सपोज फ्यूल के लिए हम वुड को लेते हैं फॉरेस्ट से, और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स भी लेते हैं फॉरेस्ट से, तो उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। जैसे फ्यूल हम क्या करते हैं, वुड को जलाते हैं और कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मिनरल्स निकालने हो तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो ये सारे क्या है, ये एक अल्टरनेटिव ही तो है। अगर हम अल्टरनेटिव पे मूव कर जाएंगे तो फॉरेस्ट क्या होंगे, बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट परमानेंटली रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सस्टेनेबल तो पता ही है क्या होता है, सस्टेनेबल वर्ड जहाँ आएगा वहाँ यही समझना है कि वो प्रेजेंट की भी नीड को पूरा करे विदाउट अफेक्टिंग द नीड ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट यानी कि एक बैलेंस बना के चलना है। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा हो सकता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग ए रिलायबल मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखना है, उसे बचा के रखना है, तो रेगुलर मॉनिटर करना होगा, है ना। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को पहले हम समझेंगे नहीं तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। तो ये रेगुलर मॉनिटरिंग एक सही तरीका है फॉरेस्ट को कंजर्व करने का। फिर नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ फाइटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर एक मेजर इशू है, ठीक है। तो एक अच्छा सिस्टम लाना चाहिए जिसके वजह से क्या हो, फॉरेस्ट फायर को कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग लॉज टू डील विथ अनऑथोराइज्ड कटिंग ऑफ ट्रीज। ऐसा एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं वो भी आके ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करें और उसे काटे नहीं। तो उसके लिए मेन जरूरी है स्ट्रिक्ट लॉ का इन्फोर्समेंट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। अब यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री और दूसरा है सोशल फॉरेस्ट्री। मेनली इस दोनों टर्म से ये आ रहा है कि ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री है ये मेजर कहाँ प्रोमिनेंट होंगे, रूरल एरिया में, ठीक है। क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, फायरवुड लेने के लिए, टिम्बर लेने के लिए वो क्या करते हैं, ट्री पे डिपेंड होते हैं जो कि उनके मेजर फॉरेस्ट कवर में हो। तो इसको प्रमोट करने से क्या होगा, उनकी नीड भी पूरा होगी और फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कंजर्व करने का। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड राइट्स। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या करने हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है ताकि हम क्या कर सके, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बढ़ावा दे सके। जैसे आप एनजीओ की हेल्प ले सकते हो, बहुत सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मदद से लोगों में जागरूकता फैलाना है, लोगों को इन्वॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और फॉरेस्ट को मैनेज करना ईजी होगा। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते हैं, ये सारे आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या आता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड राइट्स। इसमें क्या था कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है और एक पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट को मैनेज करना है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी एकदम सेम है। इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है लोकल कम्युनिटीज़ को। एक फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लोकल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करेंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, तो इससे क्या हो सकता है, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल पीपल विल ओनली सपोर्ट ग्रीनिंग एन एरिया। तो वहाँ के जो एरिया है
यानी कि वहाँ पे मोर एंड मोर प्लांटेशन करना है, अगर उससे उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो इसके लिए भी वो फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। अब ऑब्वियसली है ना कि अगर लोकल पीपल इन्वॉल्व होंगे तो वो क्यों इन्वॉल्व होंगे, जब तक उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा वो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखो फॉरेस्ट से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसीलिए तो रिसोर्स में पढ़ा जा रहा है ना इसे। तो उस चीज को ही नजर में रख के क्या करना है, एरिया को ग्रीन करना है। तो उन्हें क्या होगा, उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल जाएगा और एरिया भी ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो ये जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये पहले इनफॉर्मल एग्रीमेंट हुआ करता था लोकल कम्युनिटीज के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। ये कब का बात है, 1972 की बात है। और ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट कहाँ हुआ था, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन अब जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये हो गया है फॉर्मल एग्रीमेंट। और फॉर्मल एग्रीमेंट होने का मतलब क्या है, अब क्या होंगे, अब यहाँ के लोकल कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलेगा और उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा फॉरेस्ट रिसोर्सेज से। ठीक है, इस ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के अंडर क्या होता है, जितने भी लोकल कम्युनिटी के मेंबर हैं वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रीन कवर को रिस्टोर करने में और एरिया को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो मेनली फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फॉरेस्ट को ही मेंटेन करके रखना होगा। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।